नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले कक्षाओं में अपना जो अध्ययन का बिंदु चल रहा था वो था साहब भारत की केंद्र सरकार, केंद्रीय शासन व्यवस्था। अब केंद्रीय शासन व्यवस्था में अपन ने 2 अंग इसके पढ़ लिए थे। पहला अंग व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा अंग चल रहा था न्यायपालिका। हम न्यायपालिका का अपने पढ़ रहे थे, संगठन पढ़ लिया था अपन न्यायपालिका का। अब आगे अपन पढ़ेंगे न्यायपालिका के कार्य और क्षेत्राधिकार। तो न्यायपालिका कार्य और क्षेत्राधिकार अपन पढ़ रहे थे या पढ़ेंगे अगली क्लास में, अपने इस क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा था सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका के संगठन मैंने पढ़ाया था, विभिन्न स्तर पर संस्थाएं पढ़ाई थी, न्याय व्यवस्था की संरचना पढ़ाई थी, सर्वोच्च न्यायालय का गठन अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के कार्य या क्षेत्राधिकार। तो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी कौन कौन से कार्य सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। ध्यान से देखना। पहला होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय जो क्षेत्राधिकार है उसको अपन 2 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। यानी कार्य खूब सारे हैं जो पढ़ेंगे अपन, लेकिन मुख्य रूप से 2 कार्य, 2 क्षेत्राधिकार अपने आप पढ़ेंगे। पहला क्षेत्राधिकार है आपका प्रारंभिक और दूसरा है अपीलीय। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, उसके 2 भाग करेंगे अपन यहाँ पर। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के 2 भाग हैं। पहला है एकमेव और दूसरा है समवर्ती। पहला एकमेव और दूसरा है समवर्ती। अब इसका मतलब क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ समझे पहले अपन। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब या प्राथमिक क्षेत्राधिकार का मतलब ऐसा है कि वे सब विवाद जिनकी डायरेक्ट सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के 2 रूप मैंने बताया आपको, एकमेव और समवर्ती। एकमेव का मतलब ऐसा है कि साहब कुछ ऐसे विवाद हैं जिनकी सुनवाई का एकमात्र स्थान सर्वोच्च न्यायालय है। यानी कुछ ऐसे विवाद हैं जिनकी एकमात्र सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ध्यान सुनना इस बात को। एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसका मतलब है कि ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है उनको कहते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। उसमें 2-3 प्रकार के विवाद आते हैं। देखो, पहला आ गया, मान लो एक राज्य और दूसरे राज्य में विवाद है। एक राज्य और दूसरे राज्य में विवाद है। इसका मतलब है
कि साहब जैसे मान लो राजस्थान और पंजाब में कोई समस्या है, राजस्थान और पंजाब में कोई समस्या है, तो समस्या का हल एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय में होगा। यानी एक राज्य और दूसरे राज्य यानी दो राज्यों के बीच, इसको ऐसे कैसे, दो राज्यों के बीच जो विवाद है उनकी सुनवाई एकमात्र कहां होगी? सर्वोच्च न्यायालय में। है देखो, एक में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पहला भाग देखो, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो राज्यों के बीच विवाद है। जैसे साहब राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच कोई समस्या है, उस समस्या का हल केवल सर्वोच्च न्यायालय में होगा। अब दूसरा देखो, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद है। यानी जैसे मान लो, थोड़ी देर के लिए सोचो, जैसे चंबल नदी परियोजना है, अब ये 3-4 राज्यों से टच करती है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये दो राज्यों की है। जैसे मान लो माही परियोजना है, अनेक राज्यों की परियोजना है, उनको समस्या हो, जैसे मान लो कि साहब कोई ऐसा विवाद है जो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात सब मिलकर उनके बीच विवाद है, तो उन विवादों की सुनवाई एकमात्र कहां होगी बताओ? सर्वोच्च न्यायालय में होगी। और तीसरा देखो, राज्य तथा केंद्र के बीच विवाद है। यानी जैसे राजस्थान और केंद्र सरकार में कोई समस्या है, तो उसकी सुनवाई होगी कहां पर होगी? सर्वोच्च न्यायालय में। तो पहला अधिकार है एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि साहब ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, उसे एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। उसमें कौन कौन से विवादों की सुनवाई होती है वो मैंने आपको बताया। अब दूसरा मैंने बताया आपको समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है? समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब यह होता है कि साहब ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई मान लो ये सर्वोच्च न्यायालय है और ये उच्च न्यायालय है, यहां पर मान लो जनता है, और वो विवाद कौन से हैं? मुख्य रूप से मौलिक अधिकार। विवाद कौन से? मौलिक अधिकार। यानी जनता के मौलिक अधिकार से जुड़े हुए जो विवाद हैं, जनता उनके लिए डायरेक्ट अपील उच्च न्यायालय में कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में भी कर सकती है। यानी ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है, निचली अदालतों में भी हो सकती है, जैसे उच्च न्यायालय में हो सकती है, उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय में हो सकती है। इसका मतलब एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार तो है, लेकिन वो एकमेव नहीं है, समवर्ती। यानी सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ क्या है, अन्य न्यायालयों में उनकी सुनवाई हो सकती है। और ये विवाद कौन से आते हैं कि भारत के नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों से जुड़े विवाद हैं, मौलिक अधिकारों से जुड़े विवाद हैं, उन समस्त विवादों का सुनवाई डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है और निचली अदालतों में भी हो सकती है। तो उसे एक सर्वोच्च न्यायालय कौन सा क्षेत्राधिकार कहेंगे? समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय का पहला क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के दो भाग हैं, पहला भाग है एकमेव और दूसरा भाग है समवर्ती। अब दूसरा क्षेत्राधिकार आता है सर्वोच्च न्यायालय का, उसे कहते हैं अपन अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या कहते हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है, इसके 2-3 भाग हैं।
अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है, जैसे मैंने नाम लिखा था अभी, जैसे मान लो ये उच्च न्यायालय है और ये सर्वोच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, उसे अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब देखो, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कौन कौन से विवाद हैं जिनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। कहां पर बताओ? उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। तो उसके विभिन्न भाग हैं। जैसे मान लो पहले दीवानी। अब दीवानी और फौजदारी विवाद आपने सुने होंगे। ये विवाद दो प्रकार के होते हैं। केस कह सकते हो, विवाद कह सकते हो। दो प्रकार के होते हैं, दीवानी और फौजदारी। दीवानी विवाद किसे कहते हैं? यानी धन से संबंधित, संपत्ति संबंधित है, उनको दीवानी विवाद कहते हैं। फौजदारी किसे कहते हैं? लड़ाई झगड़ा मारकाट से संबंधित विवाद है, उनको क्या है? चोरी डकैती से संबंधित, वो फौजदारी में आते हैं। तो कौन कौन से दीवानी विवाद जिनकी अपील हो सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, वो देखो है। सबसे पहले तो देखो, पहले क्या था कि साहब 20 लाख रुपए से अधिक जितने भी विवाद थे, उन समस्त विवादों की अपील की जा सकती थी, उनके विरुद्ध अपील हो सकती थी। 20 लाख रुपए से अधिक जितने विवाद थे, उन सबकी अपील की जा सकती थी सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन बाद में संविधान में संशोधन किया गया और संविधान में संशोधन करके अब ये सीमा हटा दी गई 20 लाख रुपए की। अब क्या कर दिया गया कि चाहे वो 1 रुपये का विवाद हो या करोड़ों का विवाद हो, हजारों करोड़ों का विवाद हो, उच्च न्यायालय ने निर्णय देते समय ये कह दिया हो कि इसकी अपील की जा सकती है। उन समस्त विवादों की अपील हो सकती है कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय में। ध्यान से सुनना। देखो, उच्च न्यायालय को निर्णय देते समय ये एक तरह से आदेश दे दे या निर्णय देते समय कह दे कि साहब इस विवाद या इस निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। उन समस्त निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय में। तो पहले फिक्स सीमा थी आय की, अब इसको हटा दिया गया है। तो ये दीवानी विवाद है। फिर आता फौजदारी। अब कौन कौन से फौजदारी विवाद हैं जिनके विवादों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है? तो 2-3 प्रकार के हैं। देखो, पहला है, ध्यान से सुनना, पहला है कि साहब उच्च न्यायालय को निर्णय दे रहा है, इसको ध्यान से सुनना, कि निचली अदालत के या निचली अदालत जो है उस निचली अदालत के आदेश को, जैसे मान लो निचली अदालत ने कोई उम्र कैद दी थी या किसी को बरी किया था, उस निर्णय को पलटकर उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड दे दिया हो, तो उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। पहला पॉइंट देखना कि निचली अदालत ने किसी व्यक्ति को बरी किया हो या उसकी सजा कुछ निश्चित की हो, उस सजा को उच्च न्यायालय ने बढ़ाकर मृत्युदंड में बदल दिया हो, उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। दूसरा देखना, दूसरा है उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहां मंगवाकर उस अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा सुना दी हो। दोनों में अंतर देखना, पहला तो निर्णय के बाद और दूसरा निर्णय चलते समय एक तरह से अपने यहां मंगवाकर उसे मृत्युदंड दे दी हो, तो उस विवाद के विरुद्ध अपील की जा सकती है। कहां पर बताओ? सर्वोच्च न्यायालय में।
अब तीसरा देखो, तीसरी बात वही आ रही है यहां वाली कि उच्च न्यायालय निर्णय देते समय ये कह दे या सिद्ध कर दे कि साहब इसकी अपील की जा सकती है, कहां पर बताओ, सर्वोच्च न्यायालय में, तो उन समस्त विवादों की अपील की जा सकती है। तो ये फौजदारी विवाद आ गया। अब देखो विशेष अपीलीय क्षेत्राधिकार, आगे पॉइंट आता है विशेष अपीलीय क्षेत्राधिकार। विशेष अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसका मतलब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय देश के समस्त उच्च न्यायालयों में चल रहे जो विवाद हैं उनको क्या है, दो प्रकार है इसके ध्यान रखना। उच्च न्यायालय देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कोई निर्णय दिया हो तो विशेष अपील की आज्ञा देकर उसे अपने यहाँ मंगवाकर उसकी सुनवाई कर सकता है। और दूसरा, देश के समस्त उच्च न्यायालय जो चल रहे विवाद हैं उन विवादों को उन विवादों को अपने यहाँ सुनवाई की अपील का आदेश दे सकता है, तो उसे विशेष अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। तो अपने यहाँ पर दो पॉइंट देखें, पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब इसके बाद देखो अन्य सहायक कार्य इसके आते हैं, ये तो मुख्य कार्य हो गए, इसके अलावा अन्य सहायक कार्य आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, जिसको तीसरा यहां पर काम देख सकते हैं अपन। तीसरा काम देख सकते हैं, पहला हो गया प्रारंभिक, दूसरा हो गया अपीलीय, तीसरा हो गया परामर्श संबंधी अधिकार। परामर्श संबंधी अधिकार, अब देखो क्या है, यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से देश की विभिन्न समस्याओं पर परामर्श मांग सकता है। ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति देश की विभिन्न चल रही समस्याओं के लिए परामर्श मांग सकता है, लेकिन यहां पर सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान सुना, सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, परामर्श दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। परामर्श दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। यानी परामर्श संबंधी अधिकार, यानी परामर्श मांगता कौन है, राष्ट्रपति मांग सकता है। किससे, सर्वोच्च न्यायालय से। जैसे दो एग्जाम्पल बता रहा हूं, 90 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति ने कावेरी जल विवाद पर परामर्श मांगा, राष्ट्रपति ने, तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे दिया साहब। अब राष्ट्रपति ने एक राम जन्मभूमि विवाद चल रहा था, उस पर प्रश्न किया, परामर्श मांगा कि यहां पर मंदिर था या मस्जिद थी, सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया। यानी देखो परामर्श संबंधी अधिकार है, परामर्श संबंधी अधिकार का मतलब परामर्श मांग सकता है या परामर्श दे सकता है, मांग सकता है, राष्ट्रपति देता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। अब दे सकता है, सकता क्यों है यहाँ पर, क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ पर क्या है, एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर पाबंद नहीं है, इच्छा से परामर्श दे भी सकता है, मना भी कर सकता है। फिर चौथा काम आता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, इसका मतलब क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी निर्णय दिए जाते हैं उनको लिपिबद्ध करके रिकॉर्ड में रखा जाता है। अभिलेख का मैंने इतिहास में आपको पढ़ाया था कि साहब किस प्रकार से लिखित सामग्री जो अवशेष अभिलेख कहते हैं। तो यहाँ पर देखो अभिलेख न्यायालय, यानी न्यायालय अपने समस्त निर्णय हैं उन समस्त निर्णयों को लिपिबद्ध करके रिकॉर्ड में रखता है, और वो निर्णय शिक्षा के लिए उपयोग में लिए जाते हैं और साथ में साक्ष्य के रूप में भी उपयोग लिए जा सकते हैं। जैसे मान लो 1992 में कोई विवाद हुआ था, उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने को सब निर्णय दिया, अब मान लो वही उसी से संबंधित वैसा ही कोई विवाद 2020 में आ गया मान लो, तो सर्वोच्च न्यायालय
उस 92 के विवाद को साक्ष्य के रूप में निर्णय देते समय उसको उपयोग ले सकता है कि साहब उस विवाद में इस प्रकार से निर्णय लिया गया था, इसलिए ये विवाद में क्या है, उस विवाद के निर्णय को साक्ष्य मानकर इस प्रकार का निर्णय दिया जा रहा है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साहब अभिलेख न्यायालय। तो यहां पर अपन ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य मुख्य कार्य पढ़े। यहां पर पहला था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा था अपीलीय, तीसरा परामर्श संबंधी, चौथा अभिलेख न्यायालय। अब यहां पर 2 बिंदु और पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जो वर्तमान समय में काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, आते हैं मान लो, वो काम भी मान लो सर्वोच्च न्यायालय के साहब। उसके पहला बिंदु है न्यायिक सक्रियता। पहला बिंदु है न्यायिक सक्रियता। अब ये क्या है, ये है साहब, यानी आपको मैंने सरकार के 3 अंग बताए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय मैंने कार्य बताए। अब जो कार्य पढ़े ना अब तक अपन ने, वो कार्य में अपन ने पढ़ा कि साहब सर्वोच्च न्यायालय में विवाद जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है, निर्णय देगा। ध्यान सुनना, सर्वोच्च न्यायालय में विवाद जाएगा तो निर्णय देगा। यहां पर है न्यायिक सक्रियता, यानी पिछले कुछ दशकों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। और इसका अर्थ क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को लगे कि केंद्र सरकार का कोई मंत्री है, कोई सरकारी कर्मचारी है, सरकारी संस्था है, कोई प्राइवेट संस्था है, ध्यान से सुनो देखो, कि सरकार का कोई व्यक्ति है, प्राइवेट संस्था है, सरकारी संस्था है, कोई अधिकारी है, वो अगर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है और उसके निर्णय से जनता को समस्या हो रही है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय लग रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें सक्रिय भागीदारी लेकर उस अधिकारी को, उस संस्था को, उस मंत्री को सही कार्य करने के लिए आदेश दे सकता है। उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। यह न्यायिक या न्यायपालिका सक्रिय हुई है। पहले तो क्या था कि साहब सुप्रीम कोर्ट में कोई जाएगा तो समस्या का हल होगा। आजकल क्या है कि साहब न्यायपालिका अखबारों में खबरें पढ़कर या जनता की विरोध प्रदर्शन देखकर या जनता का विरोध देखकर क्या है, वो एक्टिव होकर भाग ले सकती है। और वो क्या है, किसी अधिकारी, संस्था या सरकार से कोई जनता को परेशानी है तो उस सरकार को, उस कानून को, नियम को जांचने के लिए, उस परखने के लिए आदेश जारी कर सकती है। उसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, वो है जनहित याचिका। दूसरा पॉइंट है जनहित याचिका। ये महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है इसमें। तो देखो क्या है जनहित, ध्यान रखना, जनहित का मतलब जनता के हित में। जैसे मान लो मैंने अभी तक आपने कार्य पढ़े, उसमें आप ध्यान दिया कि साहब कोई पक्ष जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में, कोई व्यक्ति जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में, कोई संस्था जाएगी सर्वोच्च न्यायालय में, कोई राज्य जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में, तब वो सर्वोच्च न्यायालय उसकी अपील सुनेगा। दूसरा अपन ने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान ले सकता है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो भारत में गरीबी खूब है, अशिक्षित लोग खूब हैं, तो देखो यहाँ पर जनहित याचिका क्या है कि साहब गरीब है, पिछड़े हैं, अशिक्षित हैं, अगर उन पर अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार के लिए कोई व्यक्ति या कोई संस्था उस व्यक्ति की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उस विशेष वर्ग के लिए, जैसे मान लो कोई व्यक्ति विशेष वर्ग है या मान लो कोई समूह है, उसका अत्याचार हो रहा है, उसका एक तरह से शोषण हो रहा है, और वो व्यक्ति और वो संस्था या समूह क्या है, जागरूक नहीं है, मान लो पिछड़े हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं पहुंच सकते,
तो कोई मान लो कि साहब स्वयंसेवी संस्था है या कोई व्यक्ति है, समाज सेवी है, वो क्या है, उनकी तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में अपील जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। उसे जनहित याचिका कहते हैं। और भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम जो डाली गई थी वो क्या है, कैदियों की पर हो रहे अत्याचार के लिए डाली गई थी। तो देखो यहाँ पर ये 2 पॉइंट पढ़े अपन ने, पहला न्यायिक सक्रियता, दूसरा जनहित याचिका। दोनों का अर्थ आपके समझ में आया होगा। अब एक बिंदु जो पीछे छूट गया उसको रिपीट कर लेते हैं, वो है तीसरा न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, इसका मतलब क्या है? यानी पुनरावलोकन का मतलब पुनः अवलोकन करना। यानी ये क्या है, ये सर्वोच्च न्यायालय को, अमेरिका है, भारत में ऐसे सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान की गई है। ये क्या है, देखो इसमें क्या है कि साहब जैसे केंद्रीय व्यवस्थापिका है, उसने कोई कानून बनाया, नियम बनाया, और सर्वोच्च न्यायालय ने उस लगे कि जो कानून है, नियम है, वो संविधान के खिलाफ है, या जिसमें संविधान के नियमों की अवहेलना हुई है या अनदेखी हुई है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून की व्याख्या कर सकता है और पुनः उसको अवलोकन का आदेश दे सकता है, जांच का आदेश दे सकता है। उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोबारा अवलोकन करना, पुनः अवलोकन करना या पुनः जांच करना। यानी सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून हैं, उन कानूनों की जांच कर सकता है और पाए कि साहब ये संविधान के खिलाफ है या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उस कानून का रोक लगा सकता है, बैन लगा सकता है, या व्यवस्थापिका को उसे दोबारा क्या है देखने के लिए आदेश जारी कर सकता है। उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यानी सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून हैं, उनको जांच परख सकता है और उनको ऊपर बैन लगा सकता है, रोक लगा सकता है। उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब आपके समझ में आया होगा। अब आपको मैंने आज कार्य बताए सर्वोच्च न्यायालय के। जैसे पहला कार्य बताया मैंने आपको कि साहब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार है, तीसरा अभिलेख न्यायालय है, चौथा मैंने आपको बताया साहब अपीलीय के भाग बताए मैंने आपको, प्रारंभिक के भाग बताए मैंने आपको, सही है ना। तो इस प्रकार से अपन ने देखा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का कार्य। और अब यहाँ पर आपका मेरे हिसाब से केंद्रीय सरकार कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई बिंदु रह गया हो तो कॉल करके आप पूछ सकते हो। और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि साहब 10वीं क्लास में 1 पार्ट कंप्लीट हो गया और 12वीं क्लास में 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। तो इसमें आपको जो अपना क्लास के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसके माध्यम से आज डेट हो चुकी है 17 या 18, 17 तारीख हो चुकी है। तो अब आपको सोमवार को इन पाठों की तैयारी अच्छी तरह से करनी है और सोमवार को आपको टेस्ट होगा इसका, उसका तरीका आपको व्हाट्सएप पर डाल दिया जाएगा, किस प्रकार से करना है तो उनको तैयार करना है आपको। ठीक है, धन्यवाद।